अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। कल 8 बजे एक भूचाल आ गया, दुबई लीक्स का इजरा हो गया, जिसके बारे में एक दो रोज़ पहले तक ये इल्म था कि कोई दुबई से धमाका होने जा रहा है। ये सारी कारस्तानियाँ क्यों हो रही हैं, और ये फिर पानामा का एक चरबा है जिसे दोबारा पेश किया गया है ताकि जो अडयाला में पड़ा हुआ है उसकी कोई साख बहाल की जा सके। और बड़े मज़े की बात यह है कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स गायब हैं जो अडयाला जेल वाले से मुंसलिक है। मसलन मलक रियाज का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं, हालांकि उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मुबैना तौर पर दुबई में मौजूद है, उसके बेटों के नाम, बहुओं के नाम, और उसके कोई प्रॉपर्टीज़, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी नाम, कहीं भी नाम नहीं आया। उसके अलावा अलीमा बाजी, जिन्हें साकिब निसार ने डिक्लेयर किया था कि दुबई की प्रॉपर्टी पर 2.5 करोड़ रुपए तकरीबन टैक्स उनसे लिया था, और अलीमा की वहाँ पर मुबैना तौर पर 2 मिलियन दरहम या 2 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की प्रॉपर्टी मौजूद है। और ये प्रॉपर्टी, इसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं। जुल्फ़ी बुखारी और दीगर लोगों का भी जिक्र नहीं, सिर्फ इसमें जिक्र है तो सिर्फ गोगी का और शेर अफजल मरद का, और बाकी पीटीआई के किसी लीडर का नहीं है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के भी लीडरों के इसमें नाम है। आसिफ जरदारी का नाम है, फरियाल तालपुर का नाम है, बिलावल भुट्टो, आसफा और बख्तावर का भी नाम है। बिलावल, आसफा और बख्तावर को तो वो प्रॉपर्टी मिली है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे थी। उनकी शहादत के बाद ये प्रॉपर्टी उनको विरासत में मिली है। ताम आसिफ अली जरदारी की भी प्रॉपर्टी पुरानी है, और ये उनके जो है डिक्लेयर हैं, ये असासों में जो एफबीआर में जमा है, जो इलेक्शन कमीशन में जमा है, उनमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज़ की भी प्रॉपर्टी निकल आई है, वो वही प्रॉपर्टी पुरानी है जिसके बेस पर ही नवाज़ शरीफ को अकामा के बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया था, उस जेल की सज़ा साकिब निसार ने दी थी। ये वही केस है, लेकिन इन चीज़ों को दोबारा उछाला गया है। हाँ, इनमें वो लोग जिनकी इतनी हैसियत नहीं थी, उनके दुबई में घर कैसे हैं, उन पर तहकीक होनी चाहिए, उनसे पूछगछ होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग की पूछगछ होनी चाहिए कि वो जो यहाँ से पैसा दुबई मुंतकिल हुआ वो किस चैनल से गया है, आया वो मनी लॉन्ड्रिंग थी या वो किसी सरकारी चैनल से गया है, ऑफिशियल चैनल से गया है, बैंकिंग चैनल से गया है, जिसके बारे में कुछ पता चले। अगर नहीं है तो इस पर एक कमीशन बनना चाहिए जो ऐसे लोगों की तहकीकात करे। लेकिन आपको याद होगा, पनामा केस में भी कोई पाकिस्तान के 500 से ज़्यादा लोगों के नाम थे, लेकिन सवाए नवाज शरीफ के और बाकी किसी का कोई केस मुकदमा, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हुआ। इसमें भी कई जनरलों के भी नाम है, यकीनन कुछ जजेस के भी नाम निकल आएंगे, और ये पूरी रिपोर्ट अभी आ रही है, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी गई। उसमें कई नाम, सिर्फ नाम है जिनकी तहकीक हो रही है कि वो कौन लोग हैं, और जब तक ये सारी चीज़ें आएंगी सामने तो पता चलेगा। इसमें फरियाल टालपुर के किसी फ्रंट मैन का भी नाम लिया जा रहा है, अब्बास या कुछ और नाम बताया जा रहा है, और आसिफ जरदारी का भी एक स्टेनोग्राफर ऐवान सदर में था, वो इसका फ्रंट मैन था, उसकी भी जायदादें उसके नाम से भी यूँ कहा जाए कि ये दुबई में बेनामी जायदादें भी हैं। तो इन पर भी तहकीकात होनी चाहिए, और नेब इसको बाकायदा एक अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करे। पिछले केसेस की तरह सिर्फ डंग टिपाओ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यही बताया गया कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी लेने में है दुबई में, लेकिन आपको मैं 1 महीना पहले ये बता चुका था कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में दुबई में दूसरा नंबर और भारत का नंबर 1 है। आज एक और बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो है डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन। बिटकॉइन में दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला मुल्क जो है वो भारत है, नंबर 1 पे इंडिया है, और दूसरे नंबर पर आपका प्यारा पाकिस्तान है। प्यारे पाकिस्तान के लोग डिजिटल करेंसी में दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर यूएसए आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की कितनी इन्वेस्टमेंट बाहर है। ये तो सिर्फ दुबई की और डिजिटल करेंसी की बात है। माल्टा को आप खंगालें, आप स्पेन को खंगालें, तो वहाँ भी आपको बहुत बड़ी जायदादें, बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े अकाउंट्स मिलेंगे लोगों के जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं। उनमें जजेस भी हैं, जनरल भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, और आम लोग भी हैं, बहुत बड़े ताजर, सनतकार, और जो पाकिस्तान में 1 रुपया टैक्स नहीं देते हुए यहाँ हड़तालें शुरू कर देते हैं, और बाहर जाकर वो अरबों की जायदादें ले रहे हैं। तो ये है वो सारी कहानी जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी यहाँ सिसक रहे हैं।
टैक्स पे टैक्स की भरमार है। सेल टैक्स बढ़ रहा है, इनकम टैक्स बढ़ रहा है, विद होल्डिंग टैक्स। कौन सा टैक्स है जो आम आदमी नहीं देता और उसकी चक्की में पिस रहा है। और ये चक्की बहुत ही ख़तरनाक तरीके से अब मज़ीद और शिकंजा पकड़ेगी, क्योंकि IMF की टीम पाकिस्तान आ चुकी है और हुकूमत पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तो ये जैसे ही मुज़ाकरात होंगे तो मेरा ख़्याल है इसमें और भी चीज़ें हमारे ऊपर पड़ेंगी और महंगाई का शिकंजा आम आदमी पर मज़ीद सख्त हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा कश्मीर की तरफ। कश्मीर जहां एहतजाजी मुजाहरे हुए, ये मुजाहरे 8 महीने पहले शुरू हुए थे, लेकिन उनकी जो एक्शन कमेटी की टीम थी उन्होंने जो मुतालबे रखे वो बार बार मुतालबे तब्दील करते रहे। लेकिन अब जो मुतालबे थे वो इसमें कई मुतालबे ऐसे हैं जो मकज़ा खेज़ थे। वो महज ऐसे टोपी ड्रामा था कि टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। अब अगर टैक्स कश्मीर के टैक्स ख़त्म किया जाता है तो वहाँ पर जो 1.5 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी। कश्मीर में 280 अरब रुपए का बजट होता है, जिसमें 200 अरब रुपए इनकी तनख्वाहों और मेंटेनेंस पे खर्च होता है। 80 अरब रुपए सिर्फ बचते हैं इनके लिए, सब्सिडीज़ के लिए और दीगर अवामी सहूलतें, तरक्याती काम और दीगर के लिए होते हैं। आप कश्मीर में कहीं भी चले जाएँ, आपको कोई रोड, कोई रास्ता सीधा नहीं मिलेगा। टूटी-फूटी सड़कें, सारी चीज़ें। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर सब्सिडी चल रही है। हुकूमत पाकिस्तान 70 अरब रुपए हर साल कश्मीरियों को देती है आटे की सब्सिडी के लिए। ये गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलते हैं और कश्मीर को भी मिलते हैं, लेकिन गिलगित वालों को थोड़ा सस्ता मिलता था, कश्मीर को थोड़ा महंगा था। वहाँ 3000 रुपये मन था पहले आटा, जो अब मज़ीद कम करके 2000 रुपये मन कर दिया गया है। और बिजली भी इनको कम करके 3 रुपये यूनिट कर दी गई है, जो मंगला की लागत के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन अगर नीलम जैलम के लागत के हिसाब से देखी जाए तो फिर ये 15 रुपये पर यूनिट जाके पड़ेगी। लेकिन अभी देखें जब बिल आएंगे तो पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या चार्जेस लगी है। लेकिन इनका दावा बिल्कुल ही गलत और ये था कि कश्मीरियों का जो मुतालबा था पहले कि मंगला क्योंकि हमारे पास है तो उस पर हमारा हक है, वो हमें बिजली मुफ्त की जाए। इस पर मैंने पहले ही बात की थी कि ये मुतालबा ही गलत है कि वहाँ अगर बिजली पैदा हो रही है तो उनको हक है, तो फिर सिंध में जो बिजली पैदा हो रही है थरकोले 10,000 मेगावाट, तो सिंध में भी बिजली मुफ्त में करो। और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर बलूचिस्तान से जो आप गोल्ड निकाल रहे हैं, तांबा निकाल रहे हैं, सुई गैस निकाल रहे हैं, तो फिर बलोचों को भी वो सहूलतें मिलनी चाहिए। उनके रोड रास्ते भी फिर सोने के होने चाहिए। लेकिन वहाँ तो भूख और अफलासी है। उसके अलावा KP से जो बिजली निकल रही है वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें रॉयल्टी मिले, सब्सिडी मिले, लेकिन वो ये नहीं करेंगे KP वालों को मुफ्त बिजली दो। तो बिजली तो पूरा पाकिस्तान बना रहा है, पंजाब में बिजली बन रही है, सिंध में भी बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको मुफ्त दी जाए। उसके अलावा टैक्स में भी वो छूट मांग रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो वहाँ टैक्स में छूट मांग रहे हैं? इससे पहले भी मैंने बताया था कि वहाँ सिगरेट माफिया और दीगर इंडस्ट्रियल यहाँ से भाग कर जो है कश्मीर चले गए हैं और वहाँ पर उन लोगों ने मुबैना तौर पर जो है टैक्स चोरी की हुई है। और कश्मीर में टैक्स न होने के बराबर है पहले ही पाकिस्तान के मुकाबले में, इसलिए ये इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ शहरों से निकल कर वहाँ चली गई हैं। मिसाल के तौर पर मोल्टीफोम का जिक्र ले लें। मोल्टीफोम की फर्म वहाँ बनी है तो वहाँ से इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी उसका खर्चा कितना होगा। वहाँ से एक फॉर्म बना के आप कराची भेजें, लाहौर भेजें, कोयटा भेजें, उसका खर्चा, और ये चीज़ें वहाँ से भेज रहे हैं बना के कराची और लाहौर की जगह आप वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हो, वहाँ चले जाते हैं। उसका मतलब है वहाँ 2 नंबरियाँ होंगी और वहाँ आपको ज़्यादा रिलीफ है और आप 4 पैसे वहाँ से बचा लेंगे, तभी आप इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और इस सारी वारदात के पीछे, कश्मीरियों के पीछे बहुत ही हसास इलाका है, हसास मालूमात हैं, इसलिए यहाँ न सख्ती की गई और न कुछ हुआ। लेकिन पुलिस थी जिनको मारा गया, एक पुलिस वाला बेचारा, उसको सीधी गोली मारी गई और बिल्कुल हथियारबंद थे लोग। आखिर में रेंजर्स के साथ इनकी झड़प जो हुई थी उसमें 3 कश्मीरी भी मारे गए थे। तो ये एक वारदात हुई, उसके बाद कश्मीरियों को अनाउंसमेंट करके सहूलतें दे दी गई हैं और कहा गया है कि इसमें मुतालबा था कि सरकारी मुलाजमीन और ये जो गवर्नमेंट में बैठे हैं इनकी मराहत कम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इस मुआहदे के साथ, इस मुतालबे के साथ हम भी मुतफिक हैं कि ये होना चाहिए, न सिर्फ कश्मीर में लेकिन पूरे पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल
اور یہ چیزیں بند ہونی چاہیے یا کم ہونی چاہیے. جن افسران کے پاس 2 3 گاڑیاں ہیں ان سے گاڑیاں واپس لی جائیں, صرف ایک گاڑی ان کو دی جائے تاکہ سب لوگ یکساں ہو جائے. صرف سیکرٹری لیول پر اگر ضروری ہو تو 2 گاڑیاں رکھی جائیں, اس کے علاوہ نہیں. نیچے کسی کو بھی 2 گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے تاکہ پیٹرول کی بچت ہو, آپ کے اخراجات کی بچت ہو, اور زیادہ تر ملازمین کی فوج جو ان کے پیچھے لگا دی جاتی ہے وہ بھی نہ ہو. صرف ایک سیکرٹری یا ایک ان کو پاس پی اے وغیرہ ہو اور ایک پیون ہو, ایک گارڈ وغیرہ ہو, بس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مطالبہ کشمیریوں کا جائز ہے, لیکن جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے اس پر پورا پاکستان پیسے دیتا ہے. پاکستان کے ہر بجلی کے بل میں آپ نے شاید غور نہ کیا, اس میں یہ ٹیکس بھی لگا ہوتا ہے. نیلم جہلم پروجیکٹ کی چارجز ہر مہینے ہم پیمنٹ کر رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے. تو یہ ہر پاکستانی نیلم جہلم میں حصے دار ہے, اسی لیے یہ صرف کشمیریوں کا نہیں پورے پاکستان کا ہے. لیکن کیونکہ یہ حساس معاملہ ہے, وہاں پر جو ہے بھارت کے کچھ لوگ مہمان نواز وہاں اس میں سرگرم تھے اس واردات میں, اور یوتھے بھی اس میں سرگرم تھے جنہوں نے اس سارے نوجوانوں کو جوش دلائے, جذبات دلائے اور ان کو باہر نکالا, جس کا نتیجہ یہ بغاوت تھی. اور بھارتی جھنڈے پہلی بار پاکستان کے کشمیر میں بھارتی جھنڈے لہرائے گئے, جو انڈین ٹیلی ویژن بار بار دکھا رہا ہے. آپ نے شاید نہیں دیکھے ہوں, لیکن آپ دیکھیں 24/7 انڈیا ٹوڈے, زی ٹی وی, اسٹار نیوز اور بہت سارے چینل ہیں, جہاں جہاں آپ کھول کے دیکھیں گے پاکستان کے خلاف سخت ترین پروپیگنڈا چل رہا ہے. اور یہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ پاکستانی کشمیری بھی پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس طرح پاکستان کا مقدمہ جو کشمیر پر تھا وہ کمزور ہو گیا, وہ کمزور پڑ رہا ہے. اسی لیے ہی پھر پاکستان نے وہاں ہاتھ ہلکا رکھا اور فی الحال ان کے سارے مطالبات مان لیے تاکہ یہ ہنگامے ختم ہو, کشمیر نارمل ہو, اس کے بعد دیکھا جائے گا. اس میں سب سے بڑی نااہلی اور ناکامی کشمیر کی مقامی گورنمنٹ کی تھی. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہاں گورنمنٹ ختم کر کے وہاں گورنر راج نافذ کر دیا جائے تاکہ اچھی ایڈمنسٹریشن ہو, اور یہ جو وہاں سیاسی طور پہ بندر بانٹ ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس کے بغیر وہاں آپ امن و سکون قائم نہیں کر پائیں گے, اور کرپشن اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ختم نہیں ہو پائیں گی. اس کے علاوہ کورٹ نے کل عمران خان کو طلب کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے, کیونکہ ایک جج کو بڑی خواہش تھی, بڑے زور سے اس کی محبت آ رہی تھی کہ کسی طرح بھی عمران خان کو پیش کیا جائے. حالانکہ یہ پٹیشن عمران خان کی نہیں ہے, یہ وفاقی حکومت کی نظر ثانی کی پٹیشن تھی, اپیل تھی. اس میں عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں, کیونکہ عمران کے پٹیشن پہ تو فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی اس جج کو بہت بڑی تکلیف تھی کہ نہیں, میں اپنے محبوب کا دیدار کروں. اس کے دیدار کے لیے کل کا دن رکھا گیا ہے 16 تاریخ. اب دیکھ رہا یہ ہے کہ کل ویڈیو لنک چلتی ہے یا نہیں چلتی, یہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن اس پر بہت بڑے سٹے لگ چکے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں ہوگا, کوئی کہہ رہا نہیں, مختلف ریٹ چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ بابر ستار جسٹس کا بھی کیس چل رہا ہے. کل اس کے لیٹر کی ایک پھر جو ہے گونج ہوئی, لیکن سب سے پہلے اس میں ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بابر ستار کا خط جو چیف جسٹس کو لکھا گیا تھا وہ میڈیا کو کیسے لیک ہوا. آج کی خبریں. اس کے علاوہ آج فیصل واڈا نے بھی آج زبردست پریس کانفرنس کی ہے اور ججز پر سخت تنقید کی اور کہا ہے کہ وہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے ثبوت بھی لائیں. اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو نے بھی آج خطاب کیا, انہوں نے بھی عمران خان پر اچھی خاصی تنقید کی, جس کے جواب میں پھر پی ٹی آئی کے اور یہ جو اسلامی اتحاد کے جو بیٹھے ہیں گور اور عمر ایوب اور دیگر, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. لیکن بلاول بھٹو اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی تقریر کو اختتام کے بعد اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی کر دیا. تو یہ تھی آج کی خبریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.